मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान में बात करते हैं। टॉपिक पार्ट 15 भाग 15 निर्वाचन इलेक्शंस। निर्वाचन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आर्टिकल 3 to 4 से लेकर 3 to 9 तक पूरा कवर किया गया है। आपके बीए एलएलबी कोर्सेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, आगे आपके सीजे और एडीपीओ के लिए भी इस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ इसकी जो बेसिक डिटेल्स है, बेसिक जानकारियां, वो आप देख लें थोड़ा सा, इसके बाद हम आर्टिकल शुरू करेंगे। यदि क्वेश्चन आता है कि आफ्टर फ्रीडम के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था या उसके बाद फिर संविधान बना था, इसके बाद निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950। ये एक क्वेश्चन आपका आगे के लिए। फिर आता कभी कभी प्रथम निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे अपने? तो वो थे सुकुमार सेन, सेकंड। और थर्ड में आता है प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट वुमेन कौन थी जो कि इलेक्शन कमिश्नर थी? तो वो है वीएन रामा देवी। ये तीन एक बेसिक क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये आगे आपके लिए बहुत काम आएंगे जब आप जुडिशरी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उस समय। अब हम बात करते हैं निर्वाचन, आर्टिकल 3 to 4 से लेकर 3 to 9 तक। तो इसको सिंपल सा पहले बेसिक समझ लो मीनिंग कि ये होता क्या है निर्वाचन। इलेक्शन, निर्वाचन जो कि एक संवैधानिक निकाय है, ये और हमारे देश में भारतीय संविधान में भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है, एक लोकतंत्रात्मक है हमारा। तो उसमें हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो चुनी जाती है, और वो प्रतिनिधि जो चुनते हैं हम, वो आम जनता रहती है, जन सामान्य। ये चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है सभी में, लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा में, इन सभी में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो कि सांसद और विधायक रहते हैं। और इसके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये एक हमारे यहाँ का पूरा पर्टिकुलर फैक्ट दिया हुआ है। अब हम देखें कि ये कितना कठिन कार्य है जिसको कि संपन्न कराना बहुत मुश्किल होता है। हर 5 वर्ष में चुनाव हो रहे हैं, तो इस चुनाव का काम जो कराने का काम है वो रहता है मेन निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। उसके बारे में ये पूरा बताया गया है। ये एक सिंपल सा आपका मीनिंग हो गया। आर्टिकल 3 to 4 सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, अधीक्षण नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 3 to 4 पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूरा अभी पार्ट आप देखेंगे तो इसके टोटल 6 क्लॉज है, 6 भाग है, जिसको हमें एक एक करके समझना है। आर्टिकल 3 to 4 1 क्या कहता है? संसद और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, मतलब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया। इसके बाद राज्य का विधानमंडल, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हर राज्य की विधानसभा, इसमें जो चुनाव लिस्ट बनती है, इसके बाद जो उसकी शॉर्ट लिस्ट होती है, फिर परिसीमन होता है, इतना पूरा काम आर्टिकल 3 to 4 1 में निर्वाचन आयोग करेगा। सुपरिटेंडेंस, अधीक्षण, इस पर सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन, अपने अधिकारियों को डायरेक्शन देना, और कंट्रोल, इस पर नियंत्रण करना। ये पूरा आर्टिकल 3 to 4 1 में इनके बारे में बताया गया। आर्टिकल 3 to 4 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अन्य। तो निर्वाचन आयोग में एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी जो कि फिक्स है। इसके बाद अन्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब अदर इलेक्शन कमिश्नर, जितने भी राष्ट्रपति उचित समझे उतने निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वो करेगा। ये पार्ट 2 में बताया। पार्ट 3 में क्या बताया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। यदि पार्ट 2 में अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है, तो पार्ट 3 में यह बताया है कि फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में, मतलब इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा। पार्ट 2 में तो बताया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। पार्ट 3 में बताया कि यदि अन्य की नियुक्ति की गई है तो फिर उसका पार्ट क्या हो जाएगा? वो चेयरमैन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का।
निर्वाचन आयोग का, ये पार्ट थर्ड में बताया। पार्ट फोर्थ, लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद में निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति। प्रादेशिक आयुक्त मतलब रीजनल कमिश्नर। पार्ट 4 में यह बताया है कि लोकसभा में, विधानसभा में या जहां जहां जिस जिस राज्य में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो जहां जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, विधान परिषद है, वहां राष्ट्रपति पहले निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा। परामर्श करने के बाद वो जितनी भी संख्या में उचित समझे उतने वो प्रादेशिक आयुक्त, रीजनल कमिश्नर्स की नियुक्ति करेगा, अपॉइंट करेगा। ये बताया पार्ट 4 में। पार्ट 5 में क्या बताया? निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें, मतलब इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर्स की सेवा शर्तें पद क्या होगी, ये राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी सेवा शर्तें तय की जाएगी। लेकिन इस पार्ट में एक परंतु दिया गया है, प्रोविजो दिया गया है। वो ये दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से अपने पद से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उसको यदि अपने पद से हटाना है तो उसको उसी रीति से पद से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, अन्य निर्वाचन आयुक्त तो प्रादेशिक आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो नियुक्त हुए हैं या रीजनल जो कमिश्नर्स हैं, इनको यदि पद से हटाना है तो इनको पद से हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश होगी। यदि वो रिकमेंड करेगा तो ही उन्हें पद से हटाया जाएगा, नहीं तो फिर इनको आप पद से नहीं हटा सकते। ये पूरा बताया है पार्ट 5 में। और पार्ट 6 में लास्ट में क्या बताया है? निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर कर्मचारी उपलब्ध कराना। यदि निर्वाचन आयोग के अनुरोध करने पर राष्ट्रपति और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि इन सब कार्यों को कराने के लिए कुछ कर्मचारी को अपॉइंट किया जाए, इन्हें कुछ कर्मचारी उपलब्ध कराए जाए, तो फिर वो जितनी भी संख्या में उचित समझे उतने कर्मचारियों को वो अपॉइंट करेंगे। तो ये आर्टिकल 3 to 4 मेन आर्टिकल था, जिसके ये 6 पार्ट थे। इन 6 पार्ट से मिलकर भी आपके सीजी और एडीओ में क्वेश्चन बन सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अदर निर्वाचन कितने रहते हैं, क्या है, पूरा ये पूरा 3 to 4 एक मेन आर्टिकल था। 3 to 5 में क्या बताया? 4 चीज जो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 रिलीजन, धर्म, नंबर 2 रेस, वंश, नंबर 3 कास्ट, जाति, और नंबर 4 सेक्स, लिंग। मतलब धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, इन चारों ग्राउंड्स के आधार पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन का नाम चुनाव सूची में, मतदाता सूची में रोका नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि ये इस जाति का है या ये इस लिंग है या ये वो है, इनको अपने को शामिल नहीं करना, या इनके लिए कोई विशेष लिस्ट नहीं बनेगी। इस आर्टिकल में ये बताया गया है सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। एक ही मतदाता सूची, वोटर लिस्ट बनेगी, उसमें सभी के नाम आएंगे, जाति, लिंग, जन्म, जाति, लिंग, धर्म और आपका वंश, इस आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 3 to 5 में चारों ग्राउंड्स को आपको अपने माइंड में रखना है। आर्टिकल 3 to 6 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर्टिकल 3 to 6 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज। मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का प्रयोग, एडल्ट सफ्रेज, वयस्क मताधिकार। मतलब इस आर्टिकल्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जो कि वयस्क हो चुका है। अब एडल्ट सफ्रेज, वयस्कता की आयु क्या है? तो वयस्कता की आयु 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 के द्वारा इसे संशोधित किया गया है। पहले ये आयु 21 वर्ष थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा 21 वर्ष से कम करके अब क्या कर दिया गया है? 18 ईयर्स, 18 साल। जो व्यक्ति 18 साल की उम्र का है या 18 से अबव है, वो व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है, ना कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को मतदान करने दिया जाएगा। ठीक है, इसका मेन पार्ट यह था जो आपको आगे पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 21 एज से 18 ईयर्स एज हुई।
तो 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। मेरा ये मानना है कि इसको पढ़ने के साथ साथ आप आगे की जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ में करते रहें, तो जो चीज यहाँ चल रही है वो आपको मालूम पड़ती रहेगी कि इन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेन चीज ये है जिसको आपको ध्यान रखना है कि 21 से 18 ईयर्स एज कब हुई थी। आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, मतलब ये विधानसभा की जो चुनाव की शक्ति दी गई है निर्वाचन आयोग में, ये पर्टिकुलर 327 आर्टिकल वो है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा की मतदाता सूची तैयार करना, स्थानों का आवंटन करना, सीट अलॉटमेंट करना, चुनाव का परिसीमन करना, इसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्ट होती है तो पूरी जो स्टेट के आर्टिकल है, स्टेट के संबंध में, राज्य के संबंध में, वो आर्टिकल 327 में पूरा क्लियर दिया गया है। 328 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 329 जो कि लास्ट आर्टिकल है इसका, बाय टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, निर्वाचन आयोग में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। इसमें इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जब एक बार निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर दी गई, सीटों का आवंटन कर दिया गया, परिसीमन कर दिया गया, उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। एकदम मेन आर्टिकल। फिर यदि ये वाला आर्टिकल नहीं होता तो आज छोटी छोटी पार्टियां या मुख्य राजनीतिक दल कोर्ट में अपने पिटिशन लगा देते कि इस क्षेत्र का तो ये हुआ, उसमें ये हुआ। उन्होंने स्पष्ट दे दिया है कि चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का इंटरफेरेंस, कोर्ट में हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालय इसको नहीं सुनेगा। आर्टिकल 329 जिसमें सीटों का आवंटन, परिसीमन, शॉर्ट लिस्ट, चुनाव, वोटर लिस्ट सब कुछ आ चुका है। तो ये आर्टिकल 329 में ये बताया गया। अब आप पूरा एक बार शॉर्ट समरी में इसको समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर 329 में पार्ट 15 में इलेक्शंस का पूरा प्रोविजंस दिए गए। ये हमने 3 बेसिक जानकारी दे दी थी कि इसकी स्थापना कब हुई, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, फर्स्ट मेन निर्वाचन आयुक्त कौन थे, फर्स्ट वुमेन कौन थी, ये तीनों हम बता चुके। इसके बाद हमने 324 आर्टिकल जो कि सुपरिटेंडेंट्स कंट्रोल एंड डायरेक्शन, इसके संबंध में था, जिसके 6 पार्ट थे, वो 6 पार्ट हमने पूरा समझे। इसके बाद 325 में आपको 4 ग्राउंड्स ध्यान रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। इसके बाद 326 में आपको ध्यान रखना है एडल्ट सफरेज, वयस्कता की आयु, वही मत दे सकते हैं, जो कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा 21 से कम होकर 18 ईयर्स की एज हो गई। 327 में आपको ध्यान रखना है स्पेशली राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटर के लिए। और आर्टिकल 329 में इंटरफेरेंस कोर्ट का कुछ भी नहीं होगा, जो एक बार फैसला कर दिया निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने, वो फाइनल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। इसको आप अपने शब्दों में नोट्स तैयार करें। कुछ भी यदि इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए आप मुझसे फिर शेयर कर सकते हैं। ओके।